साहब, मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। स्पेन का बार्सिलोना शहर बाढ़ की चपेट में आ गया है। सोमवार से ही वहां पर तेज बारिश हो रही है। इसके अलावा बार्सिलोना के कैटलोनिया इलाके को रेड अलर्ट पर रखा गया है। स्पेन जाने वाली 80 विमानों को रद्द कर दिया गया है। बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार भी उनको यह धमकी लॉरेंस बिश्नोई नाम से आई है और उनसे इसकी एवज में 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ फॉरेस्ट में 10 हाथियों की मौत हो गई है और यह पिछले एक सप्ताह के अंदर हुआ है। इसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। इसके अलावा पिछले 3 साल में वहां पर 140 टाइगर्स की मौत की भी खबर है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज अमृतपाल सिंह की एनएसए को लेकर सुनवाई हुई। इसमें हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। बता दें कि अमृतपाल सिंह और उनके माता पिता ने एनएसए लगाने के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन दायर की है। उनके वकीलों को भी उनकी एनएसए बढ़ाने को लेकर तर्क देने के लिए अगले 4 दिसंबर को कहा गया है। हरियाणा के सोनीपत में आज पुलिस ने 3 महीने से आंदोलन पर बैठे किसानों को गिरफ्तार कर लिया। ये किसान अपने खेतों के बीच से गुजरने वाली तेल पाइपलाइन का विरोध कर रहे थे। कह रहे थे कि उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा हरियाणा के किसान हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर को घेरने के लिए जा रहे थे। उनको भी आज पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया और बैरिकेड लगाकर रोक दिया। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर अंतर्राष्ट्रीय खबर है, स्पेन से आई। स्पेन में बाढ़ आई हुई है। हम पहले भी कई घटनाओं का जिक्र कर चुके हैं। तकरीबन 60 के आसपास मौतों के बारे में हमने स्पेन से बताया था, बाढ़ के कारण हुई थी और 3000 के आसपास लोग अपने घरों से बेदखल भी हुए थे। अब जो स्पेन का बार्सिलोना शहर है वो भी बाढ़ की चपेट में है। वहाँ के कैटलोनिया इलाके को रेड अलर्ट जारी कर दिया, रेड जोन में रखा है। इसके अलावा 80 फ्लाइट्स को जो बार्सिलोना में पहुंचने वाली थी उनको भी अब रद्द कर दिया गया है। स्पेन के लोगों को बार्सिलोना इलाके में ट्रैवल करने के लिए मना किया गया है। काफ़ी गंभीर स्थिति है और अभी तक अगर हम टोटल स्पेन की बात करें तो वेंसिलिया शहर है उसमें कम से कम 217 लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे लोग अभी वहां पर फंसे हुए हैं। अंडरग्राउंड पार्किंग्स में लोग फंसे हुए हैं और उनकी तलाश भी की जा रही है। और स्पेन में जो राहत काम के लिए जो सरकार काम कर रही है उस पर बदइंतजामी के आरोप भी लग रहे हैं और लोग सड़कों के ऊपर उसके खिलाफ आंदोलन भी कर रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो दिल्ली के प्रदूषण के बारे में है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज सभी डिपार्टमेंट्स की बैठक भी बुलाई है। दिल्ली में जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 400 से पार पहुंच गया था और आज भी 350 के आसपास रहा है। कई जगह पे गंभीर स्थिति रही है और अब अगले 10 दिनों में भी AQI बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो एकदम से हवा का जो रुख है वो बदलता नजर आ रहा है और हवा थमती भी नजर आ रही है। इसको लेकर दिल्ली जो गवर्नमेंट है वो परेशान भी दिख रही है। और जो भूपेंद्र यादव हैं सेंट्रल मिनिस्टर बीजेपी के, उनसे गोपाल राय ने जो आर्टिफिशियल रेन है, आर्टिफिशियल बारिश करवाने की अनुमति भी मांगी है। अब देखना होगा कि उनको अनुमति मिल पाती है या नहीं मिल पाती। इसके अलावा मेरे को लगता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में छुट्टी घोषित की जा सकती है। डीजल बसों के ऊपर, डीजल गाड़ियों के ऊपर रोक लगाई जा सकती है। तो अगले 10 दिन का रोड मैप दिल्ली में प्लान किया जा रहा है। विंटर एक्शन प्लान इसको कहा जाएगा, जिससे पोल्यूशन को कम किया जाए। लेकिन खाली इतना ही नहीं है। जो पाकिस्तान का लाहौर शहर है वहां पर तो 2 दिन पहले ही AQI 1700 तक पहुंच गया था। आज हम बात करें तो वहां पर 666 AQI दर्ज किया गया, जो काफ़ी गंभीर स्थिति है। और अगर हवा का रुख बदलता है तो भारत के हरियाणा और पंजाब राज्य में दिक्कतें आ सकती हैं। हरियाणा और पंजाब में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लाहौर से अमृतसर की दूरी तो बहुत कम है और अमृतसर में भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अमृतसर में पिछले 2-3 दिनों से मौसम बहुत अनुकूल है। वहां पर पोल्यूशन में भी कमी देखी गई। उसका कारण एक ये है कि जो हवा है वो पाकिस्तान की तरफ चल रही है और जिसको हम पश्चिमी बोलते हैं।
तो पश्चिमी हवा चल रही है और जो पछुआ हवा के कारण, जिसको हरियाणवी में पछुआ बोला जाता है, उसके कारण जो पोल्यूशन है वो लाहौर में ज़्यादा है। अगर हवा का रुख बदल जाता है, अगर वही हवा अमृतसर की तरफ बहने लगती है तो अमृतसर जैसे शहर के लिए मुश्किल होगी और चंडीगढ़ में भी दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में भी दिक्कतें आएंगी। हरियाणा के 20 शहरों का AQI 200 से पार है, 300 से पार है, बल्कि जो हिसार और फतेहाबाद शहर हैं इनकी भी जो हवा है वो काफ़ी खतरनाक कही जा रही है। सोनीपत का भी जो AQI है वो काफ़ी खतरनाक है। NCR भी काफ़ी खतरनाक है। इसके अलावा जो हिसार और फतेहाबाद का AQI 500 तक पहुंच गया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये मामला है। हालांकि लुधियाना में AQI 184 है और मंडी, गोविंदगढ़, पटियाला, जालंधर, चंडीगढ़ 200 के पार अभी, मतलब थोड़ा सा 200 से ऊपर ही है, कई बार 200 से नीचे आ जाता है। अमृतसर में 188 AQI है, तो एक हिसाब से चीज़ें ठीक हैं। बस यही दुआ की जाए कि जो हवा का रुख है वो अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना की तरफ ना हो। अगर हवा का रुख इधर हो जाता तो लाहौर का जो पोल्यूशन आपको दिख रहा है वो आपको अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़ और पटियाला के इलाकों में भी देखने को मिलेगा। अभी के लिए हरियाणा के शहरों की स्थिति काफ़ी खराब है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर एक्टर सलमान खान के बारे में है। बॉलीवुड एक्टर, उनको दोबारा से लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली है, 5 करोड़ रुपए मांगे गए हैं और कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री बॉलीवुड में हो चुकी है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये सच में ही लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकी आई है, किसी और ने धमकी दे दी है। वर्ली पुलिस स्टेशन है मुंबई में, वहाँ पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उस नंबर की जानकारी ट्रेस की जा रही है जिससे ये धमकी दी गई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क से आई और पिछले एक सप्ताह के अंदर ही वहां पर 10 हाथियों की मौत हो गई है, जिससे वहां की सियासत भी तेज हो रही है और पूरी दुनिया भर में इसको लेकर चिंता जाहिर की जा रही है कि जो वाइल्ड लाइफ है वो एकदम से ऐसे कैसे मर रही है। और आपको बता दें कि 3 साल में 140 के आसपास टाइगर भी मरे हैं इंडिया में। उसको लेकर भी बहुत सारी बात इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है कि टाइगर जिंदा क्यों नहीं बच रहे हैं। और अब हाथियों की मौत का भी मामला है। जो वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, खासकर जो कांग्रेसी नेता है, वो कह रहे हैं कि हाथियों को मारा गया है, उनकी हत्या की गई है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कहा जा रहा है, जो कारण सामने निकल कर आ रहा है हाथियों की मौत का, वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर आ रहा है। अब इसमें ये तो जांच का विषय है और इसको लेकर कहीं ना कहीं दर्ज कर लिया गया है। और अकेले मध्य प्रदेश में ही 3 साल के अंदर 140 टाइगरों की मौत हुई है, 140 बाघों की मौत हुई है। उसको लेकर भी बहुत सारी बात हो रही है और 5,000 करोड़ रुपए जबकि टाइगर के ऊपर खर्च किए गए, फिर भी ये मौत हो रही है और इसको लेकर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। और 6 हाथी अभी भी बीमार हैं। मल्टीपल जो ऑर्गन फेलियर जिसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ, इसको लेकर चीज़ें चल रही हैं। और 31 अक्टूबर को 2 हाथियों ने दम तोड़ा था, 4 पहले ही मरे हुए मिले थे 29 तारीख को और 4 बचे हुए थे और 4 हाथियों की मौत अब आने वाली 4 नवंबर तक हो चुकी है। तो ये एक कहा जा रहा है कि इसमें इंटरनेशनली ये काफ़ी न्यूज़ वायरल हो रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर है मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के बारे में। उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था और कह दिया था कि आप तालीमी एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बताई है और इसको खारिज नहीं किया है और इसको पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल बताया है, यानी कि संवैधानिक बताया है। और कहा है कि जो मदरसे हैं वो कुछ धार्मिक शिक्षा वहाँ पर दी जाती है, इसकी वजह से उनको रोका नहीं जा सकता। और उसमें कहा कि बोर्ड की कामिल, फाजिल और इस तरह की अन्य डिग्रियां जारी रखने का अधिकार है। और कोर्ट के मुताबिक इस तरह की डिग्री जारी करना यूजीसी यानी यूजीसी के खिलाफ है। ये कई चीज़ें इलाहाबाद हाई कोर्ट से निकल कर आई थी, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जो मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 है वो जारी रहेगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर अमृतपाल सिंह और उनके साथियों के ऊपर NSA बढ़ाने के मामले को लेकर है। आज सुनवाई थी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई के दौरान जो कोर्ट है उसने पंजाब सरकार से और केंद्र सरकार से दोनों से जवाब मांगा है और कहा है कि दूसरे साल NSA को क्यों एक्सटेंड किया गया। इसके अलावा DC से भी पूछा गया है कि आपने 13 मार्च को NSA लगाया था, आदेश दिया था और 10 दिन तक उसे लागू करने में 10 दिन की देरी क्यों हुई है। इसके अलावा पंजाब सरकार से भी जवाब मांगा है और कहा है कि आप शपथ पत्र दें 10 दिन की देरी के मामले को लेकर। और वकीलों ने जो
एनएसए को लेकर जो जिरह कर रहे हैं, जो अमृतपाल सिंह के वकील हैं, उनको भी कहा है कि आप जो अगली सुनवाई होने जा रही है 4 दिसंबर को, उस दिन आप अपने पॉइंट्स बनाकर लेकर आएं ताकि इसके ऊपर बहस हो सके। इसके अलावा जो याचिका है, इसमें हम पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हैं कि जो उसमें यही कहा गया है कि जो एनएसए दोबारा एक्सटेंड किया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको कहा गया है। और जो एक आरोपी हैं गुरिंदर सिंह, उन्होंने अपने जेल बदलने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग के ऊपर सरकार ने कहा है कि उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल सही है और जेल बदलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इनको जेल से बाहर आने से राज्य का माहौल खराब हो सकता है, ये बात कही गई है। अमृतपाल सिंह और उनके साथी डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं, ये हम सबको पता है। और कहीं ना कहीं जो उनके रिश्तेदार हैं और वो कह रहे हैं कि 1 साल से ज़्यादा हो गया उनकी डिटेंशन को, और उनकी ज़िंदगी और उनकी इंडिपेंडेंस को असामान्य और क्रूर तरीके से छीना जा रहा है। ये उस पिटीशन में सारे आरोप हैं। तो अब 4 दिसंबर पर उस पिटीशन के ऊपर सभी की निगाह रहेगी कि उसमें क्या डिसीजन निकल कर आता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर केंद्र सरकार ने जो पंजाब की जो मांग थी उसको ठुकराने को लेकर है। केंद्र सरकार से पंजाब पराली जलाने रोकने के लिए 1200 करोड़ रुपए की राशि मांग रहा था और कह रहा था कि अगर आप हमें 1200 करोड़ रुपए देंगे तो हम कम से कम किसानों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो पराली ना जलाएं। उसको लेकर और भी कई बातें थी उसमें धान की लिफ्टिंग को लेकर भी था मामला, और स्पेशल ग्रांट की डिमांड बीजेपी ने हालांकि रिजेक्ट कर दी है पंजाब की, और इसको लेकर पंजाब ने बीजेपी के ऊपर हमला भी बोला। पंजाब की सरकार ने भी पिछले महीने इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी बात चली थी, और सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की ओर से जो 1200 करोड़ रुपए की मांग की गई थी उस पर 2 सप्ताह में निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार को कहा गया था। पंजाब से जो एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह है, उन्होंने जोर देकर कहा था कि किसानों पर जुर्माना लगाने से समस्या का समाधान नहीं होता। अधिकांश किसान छोटी जमीनों के मालिक हैं, उन्हें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इसको लेकर केंद्र सरकार का कहना है कि आप अपने जो राज्य का जो बजट है उससे आप किसानों की मदद करिए, हमसे कोई उम्मीद ना रखिए। इसको लेकर जाहिर सी बात है, मैं भी अगर मेरे से भी कोई कमेंट चाहे तो मैं कहूँगा कि ये एंटी पंजाब स्टैंड है केंद्र का। मेरे हिसाब से केंद्र सरकार को पंजाब और हरियाणा को पराली के मामले पर स्पेशल बजट देना चाहिए। 1200 करोड़ मांग रहे हैं, पंजाब 1200 करोड़ में सर जाएगा और हरियाणा का तो 1000 करोड़ में सर जाएगा, तो 2200 करोड़ है। अगर आपको अपने नागरिकों की एक हिसाब से इतनी चिंता है और आप चाह रहे हैं कि सच में पराली से ही पोल्यूशन हो रहा है, आप इसको मान रहे हैं, हालांकि मैं नहीं मानता हूं कि खाली पराली से ही पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन के और बहुत कारण है, उनके ऊपर तो कभी सरकार बात करती नहीं। खैर, पर कोर्ट में हम सबको पता है कि किसानों को ही घेरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी पंजाब और हरियाणा को ही घेरे हुए है। तो पंजाब और हरियाणा ने अपनी जायज़ डिमांड रख दी कि भाई आप हमें स्पेशल बजट एलोकेशंस दे दीजिए और हम अपने किसानों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो पराली ना जलाए। लेकिन केंद्र सरकार अब हाथ खड़े कर रहा है कि हमारे पास हम तो नहीं देंगे पंजाब और हरियाणा को स्पेशल बजट एलोकेशन। तो नहीं देंगे तो अब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, फिर आपको पंजाब हरियाणा को विलन भी बनाना है और उनको बजट भी नहीं देना है। तो ये एक दोगला व्यवहार मेरे को केंद्र सरकार का लग रहा है। इससे अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो बाय इलेक्शन से आई। गिद्धड़बाहा में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने रैली आयोजित की, उन्होंने कई मीटिंग्स की। उसमें कहा कि उसमें उन्होंने जो मेन टारगेट रखा वो मनप्रीत बादल को रखा। अब आप समझिए, मनप्रीत बादल वहां पर तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं को ही टारगेट किया उन्होंने। जो राजा वड़िंग की पत्नी हैं अमृता वड़िंग, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है, उनको एक बार भी टारगेट नहीं किया। उसको आप समझिए कि जो ये बात चलती है कि भगवंत मान और राजा वड़िंग की सेटिंग है आपस में, वो दिखता है। मनप्रीत बादल तो वहां पे तीसरे नंबर पे रहेंगे, लेकिन टारगेट उन्होंने जाके मनप्रीत बादल को किया। कहा कि आप 16 साल आपने उर्दू बोलते हुए गुजार दी और आपने की जो सोच है वो फाटक वाली है। उन्होंने जो जैसा भगवंत मान का अंदाज है चुटकुले सुनाने का, उसमें चुटकुला भी सुनाया कि एक बार वो जा रहे थे, फाटक के ऊपर खड़े थे गिद्धड़बाह में, तो उनको कहा गया कि आप खजाना मंत्री, आप पुल बना दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अब तो फाटक पे ही लोगों से मुलाकात होती है, लोग वैसे तो इकट्ठा नहीं होते, पुल बना दिया तो फाटक पे भी लोगों से मुलाकात नहीं होगी। ये बात कह के उन्होंने मजाक उड़ाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि भगवंत मान की या फिर आम आदमी पार्टी की वहाँ पर रियल कॉम्पिटिटर अमृता वड़िंग है, कांग्रेस है। और अगर ये भी कहा जा रहा है कि चब्बेवाल की सीट और बरनाला की सीट के बदले में भगवंत मान ने जो गिद्धड़बाह की सीट है उस पर एक हिसाब से समझौता किया है जो राजा वड़िंग है उनके साथ, की राजा वड़िंग को कहा कि कांग्रेस
सिर्फ गिद्धड़बाह जीत जाए और बाकी की जो 3 सीटें हैं वो हम जीत जाएं, तो ये एक मेरे को लगता है कि एक छुपा हुआ समझौता है। इसको लेकर बहुत सारी बात हो रही है, इसमें सच्चाई क्या है तो किसी को नहीं पता, लेकिन लोग इसको लेकर बहुत सारे कयास लगा रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा के अंदर अनिल विज जो नए नए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने हरियाणा रोडवेज बसों को आदेश दिया है कि वो प्राइवेट ढाबों के ऊपर नहीं रुकेंगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो सड़कों के ऊपर बिना नंबर प्लेट के वाहन दौड़ रहे हैं उनको भी जब्त किया जाएगा। तो जो हरियाणा रोडवेज की बसों का मामला है, पंजाब रोडवेज की बसों का भी मामला लीजिए, हालांकि वो जो वजीर हैं वो सिर्फ हरियाणा के हैं। ये सब प्राइवेट लंबे रूट की बसें प्राइवेट ढाबों के ऊपर रुकती हैं। प्राइवेट ढाबों पे सब स्टैंडर्ड खाना होता है, जो पैक्ड आइटम्स हैं, पानी हो, कुरकुरे, चिप्स, भुजिया, जो भी हो, उस सब को ज़्यादा रेट पे बेचा जाता है उन प्राइवेट ढाबों को। हालांकि ये डिसीजन दिखने में तो ठीक लग रहा है, वो लागू कितना हो पाता है वो एक अलग बात है। और अनिल विज का ये एक हिसाब से मैं तो पिछले 2014 से देख रहा हूँ, जब से वो हरियाणा सरकार में वजीर बनते आ रहे हैं, कि वो जो भी डिपार्टमेंट उनको मिलता है वो शुरू के 1-2 महीने तो काफ़ी सख्त दिखते हैं, उसके बाद वो गायब ही हो जाते हैं। उनका पहले जैसे उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था, तो वो 1-2 महीना तो पूरा फराटे उन्होंने भरे, अस्पतालों में गए, एकदम से स्टाफ को डरा दिया। उसके बाद वो फिर जो बाकी के 4 साल बच गए, 4.5 साल बच गए, उसमें वो कहीं पे दिखे ही नहीं। तो ये हाल ना हो जाए, वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर हरियाणा में जो किसान आंदोलन चल रहा था उसकी अपडेट है। हरियाणा में सोनीपत जिले के किसान आंदोलन पर बैठे थे। मुद्दा था कि उनके खेतों से जो जो तेल की पाइपलाइन है वो बिछाई जा रही थी, और उनकी डिमांड थी कि हमें मुआवजा मिले। मुआवजा कम दिया जा रहा था, 3 से 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा था, जबकि किसान डिमांड कर रहे थे कि उन्हें 10 लाख रुपए मुआवजा मिले, क्योंकि एनसीआर, दिल्ली, इधर जो खेतों से जो लाइनें गई हैं वहाँ पर 10-10 लाख रुपए भी मुआवजा दिया गया है। तो 10 लाख मुआवजा ठीक डिमांड थी, लेकिन आज तेल कंपनी के कर्मचारियों के साथ पुलिस आई और बहुत ज़्यादा मात्रा में पुलिस थी। उन्होंने उन किसानों को डिटेन कर लिया पुलिस ने, और फिर जो तेल कंपनी के कर्मचारी थे उन्होंने अपना काम चालू कर दिया। आज पूरा दिन उन किसानों को, खासकर महिला किसानों को डिटेन रखा गया, और काफ़ी इसको लेकर गर्मा गर्मी देखी गई। अब ये देखना होगा, किसानों ने फैसला लिया है कि उन्होंने 7 सदस्य कमेटी बनाई है, और अगले 1-2 दिन में वो किसी बड़े आंदोलन का कहीं ना कहीं एक वो करेंगे कि आगे आंदोलन की क्या रणनीति रहेगी उसका वो खुलासा करेंगे। और जो इसके अलावा एक किसानों का जत्था आज कुरुक्षेत्र में भी देखा गया, और सीएम हाउस को घेराव करने के लिए वो जा रहा था। हरियाणा में डीएपी खाद की बड़ी कमी है, इसको लेकर सीएम हाउस का घेराव करने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया, और उसके बाद किसान आगे नहीं बढ़ पाए। अब किसानों ने फैसला लिया है कि वो जल्द ही कोई बड़ी पंचायत करेंगे कुरुक्षेत्र में ही, और उन्होंने अगर खाद, डीएपी और ये जो पराली जलाने के नाम पर केस हो रहे हैं, इसमें अगर सरकार उनको रास्ता नहीं देती है तो वो कोई बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर हरियाणा सरकार के बारे में है। हरियाणा सरकार के 14 मंत्री बनाए जाने को लेकर एक बड़ा रोला फंस गया है, बड़ा रोला पड़ रहा है। बड़ा एक हिसाब से मैं तो कहूँगा कि सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि परसेंट के हिसाब से 15% जितने टोटल एमएलएज होते हैं उसके 15% एमएलएज को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन ये 15% से एक्सीड कर रहा है। और इसको लेकर जो पंजाब के वकील हैं उन्होंने याचिका लगाई है हाईकोर्ट में, और कहा है कि ये परसेंट के हिसाब से 13 विधायक ही कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते थे, लेकिन हरियाणा में 14 बने हैं, एक ज़्यादा बना है। और उसको अब जो आने वाला तारीख है 13 नवंबर, उसी पे इस पे जिरह होगी। अब देखना होगा कि केस में क्या निकलता है। इसके अलावा सीएम सैनी ने, नायब सिंह सैनी ने विंटर सेशन बुलाने के लिए डेट के लिए राज्यपाल को लेटर लिखा था, वो अप्रूव हो गया है। अब 13 नवंबर से ही जो हरियाणा विधानसभा का विंटर सेशन है वो चलेगा। अब उसमें भी देखना होगा कि तब तक क्या कांग्रेस पार्टी अपना लीडर ऑफ अपोजिशन तय कर पाती है या नहीं तय कर पाती है। हरियाणा की कांग्रेस पार्टी अभी तक अपना लीडर ऑफ अपोजिशन तय नहीं कर पाई है, और इसको लेकर ठीक ठाक सोशल मीडिया पे बातचीत भी हो रही है कि हरियाणा की जो कांग्रेस पार्टी है उस पर भूपेंद्र हुड्डा भी अपना दबदबा चाहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन खुद बनना चाहते हैं। इसी वजह से कांग्रेस की सियासत तेज हो रही है। और नायब सिंह सैनी ने भी जो 13 नवंबर को कहीं ना कहीं विंटर सेशन बुलाया, नहीं तो आमतौर पर दिसंबर में हम विंटर सेशन देखने को मिलता है हमें, लेकिन उन्होंने नवंबर में बुलाया। वो इसलिए बुलाया ताकि जो कांग्रेस में इंटरनल कलह चल रही है उसको वो ढंग से एक्सपोज कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ।